हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास पे ज्योग्राफी की। दोस्तों, आज की जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं स्थल मंडल। मतलब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अर्थ के अंदरी जो मतलब भीतरी जो लेयर्स हैं उनको हमने पढ़ लिया था, और उस सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया, जिसमें आपको उसका उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप जाकर के उस क्लास को कंप्लीट नहीं किए हैं तो पहले आप उस क्लास को देखिए। और अगर आप दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल्स की तैयारी कर रहे हैं इस साल, क्योंकि जो कि आपकी लगभग 32,000 के आसपास वैकेंसियां आई हैं, नोटिफिकेशंस का भी आपको लिंक्स मिल जाएगा। और मैं उन बच्चों को लिए खास बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल्स में हम यूपी स्पेशल एक बैच चलाएंगे, जिसमें कि हम यूपी कांस्टेबल्स के लिए प्रिपरेशंस करेंगे। उनमें हम चीज़ों को पढ़ाएंगे। अगर आप एसएससी बैंक और रेलवे वाले बच्चे हैं तो मैं तो कहता हूं उसमें भी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी ट्राई करें। अगर आपकी एज, मैंने बता दिया है कि एज आपकी 18 साल से 25 साल 22 साल एज रिलैक्सेशन भी चाहिए, ठीक है। उनके लिए भी वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है। और एक चीज आप और याद ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग जो है, मैं नया पेज ले लेता हूं। अगर आप लोग देखो यूपी पुलिस वाला फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अगर यूपी पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, यूपी पुलिस फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद के आपके आय, जाति, ये मतलब आय तो नहीं लगेगी, निवास लगेगा आपका, निवास और जाति दोनों इतने 1 अप्रैल 2026 तक के होने चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आज की क्लास में देखो हम स्थल मंडल पढ़ रहे हैं, लिथोस्फीयर पढ़ रहे हैं। लिथोस्फीयर में पहले हम दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे क्या, हम पहले कुछ अपनी अर्थ के जो लेयर्स होती है उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ज्वालामुखी, भूकंप और भी पत्थरों की चट्टानों के प्रकारों को कई प्रकार से समझेंगे। पर्वत, वन और ये सारी चीजें जो है ये ग्रुप सेकंड का स्थल मंडल से आज की क्लास में यही पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्थल मंडल, आखिर स्थल मंडल होता क्या है और स्थल मंडल किसे कहते हैं। देखिए, हम आपके लिए पीपीटी भी लेकर के आए हैं, पूरी बना करके लाए हैं। इसमें हम सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसको यहाँ पे सर्कल करेंगे। आप अपने कॉपी में लिखेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे और समझने का भी प्रयास करें। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं वह स्थल मंडल कहलाती है। आपको जो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा दोस्तों, ये वाला हिस्सा और इस वाले हिस्से, इसे हम कहते हैं स्थल मंडल। ये क्या है दोस्तों, यही हमारा है स्थल मंडल, ठीक है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर क्या है, स्थल है। 29% जो है वो स्थल है, स्थल क्षेत्र है। और 71% जो है वो जल है, ठीक है, पानी। और यही पानी जल ही जीवन है, जल ही जीवन, मतलब यही पानी, मतलब जो हमारी अर्थ पे है वो 71% पानी है। लेकिन हमारे पीने योग्य पानी कितना है, पीने योग्य पानी वो ओनली 1% से, कितना, 1% जो कि अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, वही हम पीते हैं। और वही अंडरग्राउंड वाटर से हम कृषि के लिए भी यूज करते हैं। किसके लिए, कृषि क्षेत्र के लिए। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीने योग्य पानी कितना है, 1%। लगभग जो हमारे यूजेबल है 3%, ठीक है। 97% तो हमारा समुद्र में ही है। मतलब अगर पानी की उस तरह की बात करें, अन्यथा अगर कुछ कुल भाग की बात करें तो जल हमारा पृथ्वी का कितना, 71%। पृथ्वी की भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का लगभग 3:7 है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना, तो 3:7। ये कितना है, हमारे पृथ्वी का क्षेत्रफल और जल का क्षेत्र का अनुपात हो गया। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्षेत्र में जल का साम्राज्य।
ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपको पता है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर पे उत्तरी गोलार्ध पे कितना है 61% और दक्षिणी गोलार्ध पर है 81%। इतना ध्यान रखिएगा, बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें समझाइए। आशा करता हूँ क्लियर है इतना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि पृथ्वी की अधिकतम जो ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, ये वाली माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे भारत के नेपाल में स्थित है। ये यहाँ भी बता दूं, ये 8,848 मीटर है दोस्तों। कितना? 8,848, कहें कि 8,850 भी मिल जाएगा। नेपाल में स्थित है और ये काराकोरम काराकोरम रेंज में आता है तथा इसकी अधिकतम जो गहराई 11,022 मीटर है। मेरियाना ट्रंच जो है हमारा, ये अटलांटिक ओशियंस में है। ठीक है, मेरियाना ट्रंच। ठीक है, और ये माउंट एवरेस्ट से कितना 11,035 मीटर सी लेवल्स का डेप्थ मीटर्स। आपको यहाँ पे दिख रहा हो, ये जीरो लेवल से ये पानी का हो गया, मतलब आसमान, और जो माउंट एवरेस्ट से जमीनी लेवल, ये वाला स्तर, तो पानी इस लेवल पर डेप्थ जो डीप लेटर 11,035 मीटर से सी लेवल्स ना। तो ये है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। कितना? 20 किलोमीटर का ही अंतर है गहराई और ऊंचाई पे। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी जो है 40 किलोमीटर और महासागरीय अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर से, इसलिए 20 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। जब हमारी धरती बनी थी तो हमारी धरती पर ऐसी चीजें, जो सिचुएशन हुई, जो सिर्फ ऊपरी लेयर गर्म हुई, मतलब ठंडी हुई, बाकी की लेयर तो अंदर से गर्म ही है। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहां से अगर मैं जो आपको पूरा फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, मतलब सॉरी, फंसेंगे यहां से बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा। मेरे कहने का ये मतलब, आप बस पढ़ करके जाइए। ठीक है, अब बस पढ़ते जाइए। अब आइए रॉक्स के बारे में समझते हैं। चट्टाने, रॉक्स, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। देखिए, हमारी जो अर्थ है, अर्थ की लेयर मैंने आपको बताई है, कमेंट बॉक्स में बताओ कितने। ये सियाल है, सीमा है और लीफे है। इसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। तो देखिए, हमारी धरती आज भी जो कोर क्षेत्र पर यहाँ गर्म है, हमारी पृथ्वी का सिर्फ ऊपरी भाग ही ठंडा हुआ था। ऊपरी भाग ठंडा हुआ, यही पानी बरसे और यहीं पर चट्टाने बनी। ठीक है, तो पृथ्वी की जो बाहरी चट्टान है, बाहरी सतह है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कठोर चट्टान कहते हैं, पृथ्वी की सतह। ठीक है, इसकी जो संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार से इनको हम पढ़ते हैं। पहली है अग्नेय चट्टान, है ना, अग्नेय रॉक्स। यह मैग्मा या छाया के जमने एवं सेब नती, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रोव आदि। तो मैं अभी आपको ज्वालामुखी में लेके चलूंगा। तो जब हमारी धरती से हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, तो उसी रॉक से बनी। जब हमारी धरती आज से लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले बनी, तो उसमें क्या हुआ? 4 बिलियन ईयर्स जब बनी तो हमारी अर्थ एक दहकता का गोला थी, और गोला होने के साथ साथ इसमें बड़े बड़े उद्गार भी होते रहे। वही जो उद्गार होते रहे वो बाहर निकलते रहे, तो वही रॉक्स ठंडे हुए और बारिश हो जाती तो चट्टान बन गए। ठीक है, अग्नि चट्टान मूलभूत परत रहित कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती हैं और आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टानें। इनमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, नीज, सोना तथा प्लेटिनियम, है ना, प्लेटिनम पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जो चट्टाने, मतलब जो ज्वालामुखी से रॉक्स निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, जो राख निकलती है, अभी हम ज्वालामुखी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये सारी चीजें बताई, मैं वहां पे बताऊंगा। दूसरा होता है पैग्माटाइट। ये कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला एक अभ्रक, इन्हें सैलों में मिलता है। आकार रूप में स्थितीय बिटुमिनस कोयला और ग्रेफाइट आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश जो चट्टानी है वो पिंड और अंतःवधी आग्नेय चट्टानों से भी बनते हैं। ये वाली जो चट्टानें आपको दिख रही होंगी। ठीक है,
आप समझते हैं आग्नेय चट्टानें जो पिंड्स होती हैं, इनके पिंड्स कैसे बनते हैं, आखिर ये बनते कैसे हैं, ये मैं समझ चाहता हूँ। आग्नेय चट्टान मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप में धारण करने के विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। जैसे देखिए, ये हमारी अर्थ की लेयर्स है, हमारी अर्थ की लेयर्स कई सारी लेयर्स हैं। तो इस वाले क्षेत्र पर जो आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, मैग्मा है। जब धरती की लेयर्स पतली हो जाती है या कहां से कमजोर, तो ये मैग्मा पावर होती है, तो ये फाड़ के बाहर निकलने का काम करता है। ठीक है, तो यही जब मैग्मा ऊपर फाड़ करके जमीन से बाहर आता है, तो यहां पर यही बनाता है अग्नि चट्टाने। ठीक है, वॉल्केनिक रॉक्स। इनका नामकरण इनके आकार पर स्थिति तथा आसपास में पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता। अधिकांश चट्टानी पिंड अंत्यवर्ती और अग्नि चट्टाने बनते हैं। कुछ जैसे इनके दिया गया ना नामकरण इनका कैसे करते, तो जैसे पहले वैथोलिथ। वैथोलिथ कैसे नाम पड़ता है, यह सबसे बड़ा अग्नि चट्टानी पिंड हो जो अंत्यवर्ती चट्टानों से बनता है। अंत्यवर्ती चट्टाने यह पाताली पिंड है और यह बड़े गुब्बद के आकार पर होती है। ठीक है, बैथोलिथ, बैथोलिथ देखो मैं समझाता हूं कि बैथोलिथ आखिर कहां बनते हैं। ये क्या करते हैं कि बाहर की ओर निकलने का काम करते हैं और यही चट्टाने फिर ऊपर की ओर निकलती हैं। ठीक है, और इनके किनारे खड़े होते हैं और इनकी ऊपरी तल विषम होती है और मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का इडाहो वायोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है और कनाडा का कोस्ट रेंज वैथोलिथ इडाहो से भी बड़ा है। मतलब दो जगह पे पाए, अमेरिका में है और कनाडा में है। अमेरिका में कौन है, वायोलिथ इडाहो वायोलिथ जो 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है और कनाडा का कोस्ट रेंज वैथोलिथ इडाहो से भी बड़ा है। याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो बनते हैं स्टॉक्स, स्टॉक बनते हैं। छोटे आकार के वैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। जो छोटे आकार का वैथोलिथ होगा, वैथोलिथ वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। इसका ऊपरी भाग जो होता है गोलाकार गुब्बदानुकार होता है। ठीक है, और स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है। अब आते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर जोर से ऊपर को उठता है और गुब्बदा आकार के रूप में जम जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार गुंबदाकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। ये वाला जैसे आपको देखा नहीं, ये तो उद्गार अभी जो हुआ था उसके बारे में समझते हैं। तो लैकोलिथ देखो, यहाँ मैग्मा था, ये मैग्मा का भंडार, यहाँ से जमीन को फाड़ा और यहाँ पर इकट्ठा होगा, ये यहाँ भी इकट्ठा होगा। ये वाली जो जमीन होगी ये ऊंचे, इसे ही लैकोलिथ कह देते हैं। ठीक है, लैपोलिथ, लैपोलिथ क्या है, जब मैग्मा जमकर तस्तरी तस्तरी रीनुमा आकार ग्रहण कर लेता उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, ज्यादातर दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाएगा। देखो ये वाला हमारा जो होगा ये उत्तरी अमेरिका होगा और ये वाला हमारा दक्षिणी अमेरिका होगा, तो ये दक्षिणी अमेरिका है ना, दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ पाए जाते हैं ये उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, यहाँ से बीच से ना। जैकोलिथ, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। ये लहरदार, ये लहरदार, ठीक है, लहरदार, तो इसे जैकोलिथ कह देते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, नीस, साइनाइड, नीस, सरपेंटनाइट, सिस्ट और ग्रेफाइट्स। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान के रूपांतर जो नीस में चट्टान में बनती है, साइनाइट आग्नेय चट्टान का रूपांतर साइनाइट नीस में बनता है और ग्रेवो आग्नेय चट्टान का रूपांतर जो सरपेंटेनाइट में बनता है। ठीक है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का रूपांतर सिस्ट में और बिटुमिनस कोयला का रूपांतर ग्रेफाइट्स में हो जाता है। ये देखो, ये सील है, ये वाली सील है, ये डाइक होती है और लावा प्रवाह यहाँ से होता है। और लैकोलिथ, ये देखो जब ये यहाँ से मैग्मा निकलता है और ये जाकर के बस यहाँ पर जम जाता है, तो इसे हम लैकोलिथ कह देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप। सिल, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलता है, भूपृष्ठ के समांतर फैले, भूपृष्ठ के कहाँ फैले, समांतर फैले, जमता उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है और छत्तीसगढ़ झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को सीट कहते हैं। जो 1 मीटर से कम जो मोटाई होती है क्या कहते हैं, सीट कह देते हैं।
डाइक और डिक, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहलाता है। क्या? डाइक, लंबवत दरार में जब जम जाता है उसे हम डाइक कह देते हैं, इस वाले क्षेत्र में। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखती हैं। क्वेश्चन पूछ ले कि किस भारत के किस राज्य में सिंहभूम डाइक स्थित है, तो झारखंड में किया जाए। अवसादी चट्टाने क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स, आपने बहुत सारी देखी होगी सेडिमेंट्री रॉक्स, जिससे आप दिल्ली का लाल किला देखने गए हैं, दिल्ली वाला लाल किला, उससे सेडिमेंट्री रॉक से ही बना है, अवसादी चट्टानों से बना। अवसादी चट्टाने प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टाने जमाव, दबाव या रासायनिक प्रक्रिया से बनती हैं। अवसादी चट्टाने सेडिमेंट्री रॉक्स तब बनती हैं जब प्रकृति के कारकों जैसे जल, वायु या हिमानी द्वारा निर्मित होती हैं। छोटी छोटी चट्टानों किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं, बाद में दबाव, रासायनिक प्रक्रिया एवं अन्य कारकों के द्वारा ही वे परतें ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। ये चट्टानें अधिकांश परतदार में पाई जाती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतु जीवाश्म में बड़ी मात्रा में मिलते हैं। खनिज तेल भी इन्हीं में चट्टानों में पाया जाता है। और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल प्रमुख अवसादी चट्टाने के उदाहरण पाए जाते हैं। आगे समझते हैं, ये है सेडिमेंट्री रॉक्स, ये वाली देखो ना ऐसे। अवसादी चट्टानें परतदार होती है, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतु वो तो हम समझ चुके हैं, खनिज तेल पाया जाता है। आगरा का जो यहाँ पे देखा है, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला जो है बलुआ पत्थर से, ठीक है। अब मुझे एक इमेज लगानी चाहिए थी आगरा दिल्ली की, आप गए हैं देखे होंगे, ठीक है। दिल्ली का लाल किला और आगरा का किला। अवसादी चट्टानों का जो रूपांतरण होता है सपिडसिस्ट में होता है, बलुआ पत्थर का क्वार्जाइट्स में होता है, और सेल का स्लेट में होता है, चूना पत्थर संगमरमर बनता है। आपको पता है, और लिग्मेनाइट कोयला जो है एंथ्रोसाइट कोयला में परिवर्तन होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल चट्टान किस में बदलती है, तो स्लेट में बदलती है। चूना पत्थर का रूपांतरण किस पत्थर में हो जाता है, तो संगमरमर में हो जाता है। आते हैं अवसादी चट्टाने की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि अवसादी चट्टाने बहिर्ण प्रक्रिया और द्वारा निर्मित होती है। इनमें बलुआ पत्थर और सेल जैसे उदाहरण शामिल है। अवसादी चट्टाने पहले से मौजूद चट्टानों के टुकड़े कभी जीवित वही चीज है, ठीक है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल से हो जाता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। आइए समझते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ज्वालामुखी आने का कारण क्या है? पहली बात, कारण किसी भी चीज को देखिए, जो भी ज्योग्राफी में क्षेत्र में होती हैं, ज्योग्राफी क्षेत्र में जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं उनके कई सारे कारण होते हैं। देखिए, पहली बात जो हमारी अर्थ बनी, इसके लिए हम छोटा सा वो ले लेते हैं। हमारी जब अर्थ बनी तो हमारी अर्थ में क्या हुआ, हमारी अर्थ जब बनी थी तो हमारी अर्थ में जैसे आपको आग की तरह लावा दिखा, हमारी अर्थ ऐसे ही थी लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। 4 बिलियन ईयर्स पहले बनी हमारी अर्थ, और हमारे ब्रह्मांड को बने लगभग 13.4 बिलियन ईयर्स हो गए, आपको पता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो हमारी जो पृथ्वी बनी, पृथ्वी में क्या हुआ था, ये एक दहकता आग का गोला था, दहकता आग का गोला। और फिर यही गोला क्या हुआ, यहाँ पर मानसून बने और फिर बादल बारिश, बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने लगे। लेकिन आखिर ये ज्वालामुखी फटते क्यों हैं अभी भी हमारी धरती पर? ये तो चलो बात ये नहीं कि धरती जब बनी थी तब तो फट रही थी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी क्यों फटते? देखिए, हमारी धरती के जो लेयर्स है, लेयर्स जानते हैं, तो हमारी धरती की सिर्फ ऊपरी परत जो है ना वही ठंडी हुई है दोस्तों। नहीं, आज भी हमारी धरती अंदर से कैसी है, गर्म है, गर्म है। और यहीं पर मैग्मा, यही मैग्मा लावा जब क्या करता है कि धरती की जब सतह कहीं भी कमजोर होती तो ये लावा बस फाड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इसे ही हम कह देते हैं ज्वालामुखी कह देते हैं। आइए इनके बारे में समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी, वोल्केनो, यह भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये मान लीजिए हमारी धरती है, और ये आपको पाइप दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं कॉन्डिल, ठीक है, जिसे हम बीवर भी कह देते हैं, छिद्र भी कह सकते हैं, वेंट भी कहते हैं, छिद्र।
तो यहाँ से क्या होता है, ये यही जो मैग्मा होता है, ये धरती को देखो कभी इधर फाड़ के देखा, इधर फाड़ के देखा, नहीं मिला तो सीधे सीधे फाड़ के बाहर आ जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी के रूप के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्या है, बेल्ट जो है यही क्या है, क्रेटर्स। ठीक है, क्रेटर कहते हैं। और बाहर हवा में उड़ा लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। ये वाला, ये जो यहाँ पर फैला हुआ, ये सिंडर्स है। ठीक है, कहते हैं उद्गार में निकलने वाली गैस में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। पहले पेल स्टीयर्स की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय होता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जो उद्गार हमारी पृथ्वी में होते हैं वो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी पहला, जिसे हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, ये अक्सर उद्गार होता रहता है इनमें। और वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500। कितनी? 500। पेपर में अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी में, टोटल पृथ्वी में कुल जो है ज्वालामुखी उद्गार कितने, ज्वाला एक्टिव वोल्केनो कितने, तो 500 से। इनमें से जो प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली, और मैक्सिमम उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40,000 बार से अधिक उद्गार हो चुके हैं, समझ लीजिए, जब से पृथ्वी बनी। ओके, और ये इस तरह फटती है, रॉक्स ऊपर जाते हैं और यहाँ से लावा पिघलता हुआ गिरता रहता है। ये है सक्रिय। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है भूमध्य सागर में स्थित सिसिली के उत्तरी में लिपापुरी द्वीप पर स्थित अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलता रहता है, ऐसे आसपास का भूभाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ये वाला समझ, ठीक है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हलाई द्वीप यूएसए पर स्थित है। ये वाला प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे ड्रमंड वोल्केनो कहते हैं, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं होता है, लेकिन इसमें कभी कभी उद्गार हो जाता है। मतलब कभी भी कतो 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 का हो जाए, उद्गार हो जाए, भड़क हो जाए, इसे हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, उदाहरण के लिए विसुवियस भूमध्य सागर में है, क्राकासोडा सुंडा जल डमरू मध्य अनफ्यूजिमिया जापान और मियान फिलीपींस में है। ये कभी कभी क्या होते हैं, उद्गार हो जाते हैं, धुआं निकल गया और बस बाकी होता। शांत ज्वालामुखी ये वाला आप देखो खत्म, मतलब इसका इसका जो क्या पहले कभी फटा होगा, लेकिन अब ये नहीं फट रहा। क्यों नहीं फट रहा? क्योंकि इसका मटेरियल ही खत्म हो गया है, मतलब शुरू होते ही खत्म हुआ, जिसमें क्या होगा, बहुत कम ही वोल्केनिक्स मटेरियल्स बचता है, तो उसे हम शांत ज्वालामुखी कह सकते हैं। तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कोई उद्गार ना हो, उदाहरण के जैसे कोला 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 सुल्तानपुर, सुल्तान एम देवबंद ईरान, पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका और चिम्बाराजो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये सारे हैं, और तो और नहीं। कुल जो सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो है वो प्रशांत सागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। प्रशांत सागर की परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका के एशिया और महाद्वीप के तटों पर स्थित है। और आपको रियलिटी बता दूं, ज्यादातर जो वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, समुद्र के अंदर भी उठते हैं। ये आपको जो तस्वीर दिख रही होगी, समुद्र के अंदर है, धरती फाड़ करके वोल्केनो निकला हुआ है। और यहाँ पे सेडिमेंटेशन जो रॉक्स नहीं है, ये बनते जा रहे हैं। आपको ये वाले जो आपको दिख रहे होंगे, ये आपको जो रॉक्स दिख रहे होंगे, ये जो चट्टाने दिख रहे होंगे, ज्वालामुखी की ही हैं, जो कि हमारे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर ही अटलांटिक ओशियंस में भी कभी कभी उठते रहते हैं। अंटार्कटिक में अटलांटिक ओशियंस, ठीक है, प्रशांत महासागर, इन सागरों में क्या होता रहता है, पानी के अंदर ही प्लेटें खिसकती रहती। जब हम अर्थ की प्लेटों के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर समझेंगे कैसे ज्वालामुखी की प्लेटें कौन से कहां से टूट रही हैं और क्यों टूट रही हैं, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। भारत का जब गोंडवाना लैंड पढ़ेंगे तो वहां भी समझेंगे। केसर, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारें तथा सुराखों से जल होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ग्लेशियर कहा जाता है। ये जो आपको, ये क्या है, ये तो है ग्लेशियर, ठीक है। जैसे ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर जो यूएसए के येलोस्टीन पार्क में स्थित, प्रत्येक मिनट में उद्गार होता रहता है। ये वाला जो है पार्क में है, ये प्रत्येक बार उद्गार होता रहता है। और घुऔर जो है, ये ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं।
इनमें गैस व जल वाष्प निकलता रहता है। गंधक संयुक्त धुआंरे और सोलाफ तारा कहा जाता है। और अलास्का यूएई के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी, ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक भी कह देते हैं ये वाले, ठीक है। ईरान का कोलापुर सुल्तान धुआरा न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित हवाई द्वीप धुआरा में प्रसिद्ध है। ये वाला ये जो आपको दिख रहा होगा मतलब यही फट गया है, कभी कभी बर्फीले क्षेत्रों पर भी फटते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है कोटापैक्सी है, 19,613 फीट है, जो इक्वाडोर में स्थित है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापैक्सी। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी में से वो ओजेस डेल सलाडो एडीज पर्वतमाला है में से, जो अर्जेंटीना चिली देश में सीमा पर स्थित है। और विश्व के सबसे ऊंची पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ में है, जिसे एडीज पर्वतमाला भी एडीज पर्वतमाला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। ये जो आपको एडीज पर्वतमाला दिखे ये वाला, तो कहाँ पे स्थित है? एडीज पर्वत पे एकागुआ पे स्थित है, सबसे ऊंची। अब आइए समझते भूकंप कैसे आता है। भूकंप, अगर भूकंप का असंध विच्छेद करें तो भू माने हमारी पृथ्वी, ठीक है, और कंप मतलब कांपना, ठीक है, कांपना। तो भूकंप है ही कांपने का ही शब्दार्थ, इसीलिए इसे भूकंप नाम दिया गया। हमारी धरती से कांपती है, समझते कैसे कांपती है, क्यों कांपती है। देखिए हमारी पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पे हमारी पृथ्वी पर क्या है समझते हैं, ये हमारी अर्थ है। अर्थ की जो लेयर्स है, कई लेयर्स है, तो मैंने बताया ना कि क्यों क्यों ज्वालामुखी मतलब कैसे फटते हैं। जो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ मैग्मा है और ये परतें हैं, तो ये मैग्मा जब गर्म होता है तो लावा को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ निकलता है। जब निकलता है तो प्लेटों पे खिसकाव होता है, प्लेटें खिसकती हैं या टूटती हैं। टूटने के बाद क्या हो जाता है, और ये धंसता भी है, जमीन धंस जाती है, तभी जमीन पे डिलने लगती है, उसे हम कह देते हैं भूमि डोल, उसे ही कहते हैं भूकंप। भूकंप हमेशा जिस क्षेत्र पर आता है उसे हम पॉइंट ऑफ फोकस पॉइंट कहते हैं। जैसे समझते हैं, यहाँ भी लिखा हो भूगर्भ शास्त्र की विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये तो आपको ध्यान, भूकंप की जो स्टडी होती है सिस्मोलॉजी के तहत होती है। और भूकंप तीन तरह की कंपन होती है। पहली प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक, ये तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग जो होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी अर्थ पे कभी कभी भूकंप आते हैं, भूकंप के झटके आते हैं, लेकिन वो 4 किलोमीटर प्रति, 5 किलोमीटर प्रति, तो थोड़ा बड़ा समझ में आएगा। लेकिन जब 8 किलोमीटर प्रति सेकंड पे आता है तब हमें लगता है कि नहीं, गनगना के भूकंप आया है। अभी हम समझेंगे। देखो भूकंप आता क्यों है ये तो हमने समझ लिया कि जब पृथ्वी की परतों पर, प्लेटों पे खिसकाव होता है तब भूकंप आता है। और यह गति सभी रंगों से अधिक होती है, और जिसमें से तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। और पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग न तो दरे होता है, जैसे ये हम एक्सपेंशन समझते हैं और पी वेव समझते हैं। ये जो आपको पी वेव समझ में आएगा ये वाली चीजें, ठीक है, ये ऐसे लहरदार। और एस वेग, पी वेग जो है वो सीधे चलती है, ये कहने का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, पी वेग। और जो एस वेग की होती है ये लहरदार चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे लहरदार चलती हैं। तो इससे भी बिल्डिंग्स गिरती हैं वो ज्यादातर गिरने का चांसेस रहते हैं, ठीक है। द्वितीय जो होती है उसे इन्हें हम क्या कह देते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी कह देते हैं। यह केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, औसत वेग 4 किलोमीटर का होता है एस वेग वाली, इसीलिए ये जो है टेढ़ी मेढ़ी ऐसे चलती रहती है, ठीक है। और देखिए भूकंप जब आए, कुछ भूकंप से बहुत बहुत हानियां होती हैं दोस्तों, बहुत हानियां। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लोग दब जाते हैं। बहुत सारे देशों पर, ज्यादातर जापान जैसे देश, जापान देश में भूकंप बहुत आते हैं। और भूकंप किन जगहों पर आते हैं, भूकंप हमेशा पहाड़ी इलाकों में आते हैं।
पहाड़ी इलाका, समुद्री इलाका, जहाँ पर पहाड़ ज्यादा होंगे वहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां की जो प्लेटें होती हैं वो प्लेटें खिसकती रहती हैं, तो प्लेटों के खिसकाव के कारण ये भूकंप तेजी से आते रहते हैं। ठीक है। भूकंपी तरंगे जो सिस्मोग्राफ से नामक यंत्र से मापा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भूकंपी तरंगों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो सिस्मोग्राफ। आइए, ये सिस्मोग्राफ है, इसे आपको एक दिख रहा हो, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है और ऐसा वेट एक लगा होता है, और यहाँ पर एक पिन लगी होती है और पेन में एक स्याही लगी होती है। जब भी भूकंप आता है तो ये जो आपको ये दिख रहा होगा वेट, ये ऊपर नीचे होता है। तो यही जब ऊपर नीचे होता है तो जैसे यहाँ ये गोला घूमता रहता है, तो बस ये ऐसे 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 जितना तेज जहां पे, वही नाप लिया जाएगा कितना भूकंप है। तो भूकंप मापने के क्रियाविधि समझ में आई दोस्तों। अब देखिए, भूकंप आए तो इससे बचें कैसे। पहली बात तो टेलीविजन और मोबाइल फोन्स को खोलें, उनमें न्यूज को पढ़ें, और ज्यादातर जो है आपको खुले स्थानों पर जाना चाहिए, बुजुर्गों लोगों को बिल्डिंग से दूर रखना चाहिए, और इससे हानियां बहुत होती हैं, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें ज्यादा, और घबराए नहीं और इसको सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करिए। ठीक है। वैसे आपको पता है कि भूकंप जब आता है इसे कोर कहते हैं। यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, या पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आदि केंद्र जो होता है भूकंप के ठीक केंद्र को हम आदि केंद्र कहते हैं, इनर केंद्र कहते हैं। जिस क्षेत्र से उठा होता है उसे हम एपिक केंद्र मतलब फोकस बिंदु कहते हैं। बाकी ये बिल्डिंगों को अटैच करता है। एपी सेंटर ये होता है, फ्लैट्स ये होते हैं। ठीक है, समझते हैं, पढ़ देता हूं। सभी भूकंपी तरंगों का वेग जो होता है अधिक घनत्व पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगे द्रव्य पदार्थ में से नहीं होकर गुजर सकती हैं, और एल तरंगे जो है धरातल के पास चलती हैं। और ज्यादातर जो भूकंपी तरंगे होती हैं, भूकंपी तरंगे भूकंपी तरंगे जीवों को ज्यादा तेज सुनाई देंगी। उनके जो शब्द होते हैं, हम 20 हz से नीचे का हम नहीं सुन पाते हैं। 20 hz से 20 तक का hz का हम सुन सकते हैं मानो, इसलिए जीव जंतु ही इनको सुन पाते हैं। ठीक है, ज्यादातर चीजें। केंद्र भूकंप के उद्भव स्थान से उसका केंद्र कहा जाता है। भूकंप के केंद्र से निकट ईएस तथा एल तीन प्रकार की तरंगे चाहे पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतरी की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल से 13,000 किलोमीटर की दूरी तक पी और एस तरंग पहुंचती हैं। ठीक है, 13,000। केंद्रीय भाग को कोर पर पहुंचने पर तरंगे एस लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगे अपवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र पर 11,000 किलोमीटर लगभग 5,000 किलोमीटर तक की भी तरंगे नहीं पहुंच सकती। इस माध्यम को छाया क्षेत्र शैडो जोन भी कहते हैं। ठीक है, जिस संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल होते हैं, राशि फेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। ये 3 तरह के स्केल्स होते हैं। आशा करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ। रिएक्टर स्केल्स ये वाला होता है, ये जो आपको दिख रहा हो, जो मैंने बताया। भूकंप की 3 तीव्रता या ऊर्जा मापने वाले रिएक्टर स्केल का विकास जो है मानव वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर द्वारा ने 1935 में किया था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्टर जो है, रिएक्टर स्केल स्केल का खोज किसने की, तो किसने, चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। यह एक लघुगणकीय पैमाना जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है, और रिएक्टर स्केल पर अगली इकाई पिछली इकाई के लगभग 10 गुना अधिक तीव्रता रहती है। स्केल में 2.0 से 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ होता है अधिक शक्तिशाली भूकंप। मतलब अगर 3 और 4 के बीच आता तो एकदम हल्का भूकंप होता। लेकिन अगर दोस्तों 6, 7, 8 और 9 मतलब 6 से 7 तक आएगा तो इमारतें में दरार, 7 से 7.5 9 तक आएगा इमारतें गिर जाती, 8 से 8 9 पुल तक गिर जाते हैं, और 9 से ऊपर तो बड़ी तबाही और सुनामी आती है। ये याद रखिएगा कौन से कितने गिरते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
टोपोग्राफी। अब हम पढ़ेंगे चट्टानों के कुछ, पिछली क्लास में चट्टानों के प्रकार, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? आशा करता हूँ बेहतरीन लगी होगी। आप जो है अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करिए। और यूपी पुलिस का फॉर्म अगर आपको भरना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला, ठीक है, तो उसके लिए आपको आपकी निवास लगेगी, निवास यूपी के आपको होने चाहिए, और आपका जाति लगेगा, ठीक है। तो उनके लिए आप लोग फॉर्म को कंप्लीट भर लीजिए। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 जनवरी। हाँ जी, ठीक है, फॉर्म भरिएगा। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद।